नमस्कार। हिंदी वॉयस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अंतिम फैसला। नमस्कार मूर्ति जी, बहुत दिनों बाद आप इस तरफ दिखाई दिए। सब्जी बेचने वाले कृष्णमूर्ति ने उन्हें देखकर पूछा। मूर्ति जी ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, घर में हम दो ही बूढ़े लोग हैं कृष्णा, आखिर कितनी सब्जियां खाएंगे भला। और फिर दिन ब दिन सब्जियों के दाम भी तो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा देखकर ही खर्च करना पड़ता है। बात तो आपकी बिल्कुल सच है मूर्ति जी। खैर, आज कौन सी सब्जी दूं? कृष्णा ने पूछा। मूर्ति जी ने कुछ सोचते हुए कहा, 1 किलो प्याज, थोड़े आलू और एक फूल गोभी दे दो, बस इतना काफी है। कृष्णा ने सारी सब्जियां एक थैले में डालीं, साथ में थोड़ा सा कड़ी पत्ता और हरा धनिया भी डाल दिया। थैला मूर्ति जी के हाथ में थमाते हुए उसने कहा, मूर्ति जी, कुल 150 रुपये हुए। मूर्ति जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और 100 रुपये का नोट निकालते हुए बोले, कृष्णा, फिलहाल ये 100 रुपये रख लो। मैं पैसे तो लेकर निकला था, लेकिन रास्ते में दवाइयां खरीदनी पड़ गईं, इसलिए पैसे खर्च हो गए। बाकी के 50 रुपये मैं अगली बार आने पर दे दूंगा। कृष्णा ने तुरंत कहा, मूर्ति जी, आप इतने सालों से मेरे पास से सब्जियां खरीद रहे हैं, क्या मैंने कभी आपसे पैसों के लिए मांग किया है? आपके पास जब पैसे हों तब दे दीजिएगा। आप ये 100 रुपये भी अपने पास ही रखिए। नहीं कृष्णा, कोई बात नहीं, मैं 2-3 दिनों में आकर दे दूंगा। ऐसा कहकर मूर्ति जी अपने घर की तरफ चल दिए। जैसे ही वे घर पहुंचे, मूर्ति जी की पत्नी सुगंधा ने उन्हें देखा और पूछा, आ गए आप? लेकिन ये क्या, आप पसीने से इस कदर क्यों भीगे हुए हैं? क्या आप मार्केट तक पैदल ही गए थे? मूर्ति जी ने हाँ में सिर हिला दिया। सुगंधा ने हल्के से टोकते हुए कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ऑटो से जाया कीजिए, लेकिन आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं। फिर पति के लाए हुए थैले को खोलकर देखते हुए उसने पूछा, ये क्या? आप सिर्फ 2-3 सब्जियां ही लेकर आए। मूर्ति जी की आंखों में एक दर्द छलक आया। उन्होंने कहा, और करता भी क्या सुगंधा? जेब में सिर्फ 100 रुपये बचे थे। ये सब्जियां भी मैं उधार पर लेकर आया हूं। उस सब्जी वाले से भी मुझे झूठ बोलना पड़ा कि पैसे दवाइयों में खर्च हो गए। बेटा आखिर बड़े पद पर है, यह बताने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन सच यह है कि आज हमारी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। सुगंधा ने धीमे से कहा, पेंशन के पैसे आने में अभी 2-3 दिन और बाकी हैं। अगर पैसों की इतनी ही तंगी थी तो आप अजय को फोन करके थोड़े पैसे भेजने के लिए कह सकते थे ना? मूर्ति जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, लेकिन सुगंधा, हमारे बेटे को भी तो खुद यह बात समझनी चाहिए ना? माता पिता के प्रति उसका भी तो कोई फर्ज बनता है। मुझे हर महीने 20,000 रुपये पेंशन मिलती है, लेकिन उसमें से 10,000 रुपये तो बैंक का ब्याज चुकाने में ही चले जाते हैं। वह लोन भी तो मैंने अजय की पढ़ाई के लिए ही लिया था, जिसे मैं आज तक चुका रहा हूं। बाकी बचे पैसों में इस शहर में गुजारा करने के लिए हमें अपनी हर ख्वाहिश का गला घोंटना पड़ता है। और एक हमारा बेटा है जो आज अपनी बूढ़ी माँ और बाप को भूलकर एक आलीशान बंगले में ऐश कर रहा है। क्या वह इतना भी नहीं जानता कि इस उम्र में माता पिता को अपने बेटे की कितनी जरूरत होती है? पति के मुंह से यह दर्द सुनकर सुगंधा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या आप भी ऐसी बातें लेकर बैठ गए? आजकल के बच्चे अपनी पसंद और सहूलियत के हिसाब से जीते हैं, इसमें गलत भी क्या है? बच्चों की खुशी में ही तो माता पिता की खुशी होती है। मूर्ति जी ने थोड़े गुस्से में कहा, अब बस भी करो सुगंधा, तुम हमेशा अपने बेटे और बहू की तरफदारी करने आ जाती हो। पति को गुस्से में देखकर सुगंधा चुप हो गई। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सुगंधा ने कहा, मैं आपका दर्द समझ सकती हूं, लेकिन आप खुद को इस तरह परेशान मत कीजिए। आप एक बार अजय को फोन लगाकर तो देखिए। ऐसा कहकर उसने मोबाइल फोन अपने पति के हाथ में थमा दिया।
मूर्ति जी ने अपने बेटे का नंबर डायल किया। फोन पर काफी देर तक घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने बार बार प्रयास किया। आखिरकार कई बार रिंग होने के बाद अजय ने फोन उठाया, लेकिन अपने पिता की बात सुनने से पहले ही अजय ने रूखे लहजे में कहा, पिताजी, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, आपसे कल बात करूंगा। और उसने फोन काट दिया। मूर्ति जी ने फोन स्क्रीन को देखते हुए कहा, देखा सुगंधा, तुम्हारे बेटे के पास अपने पिता से बात करने का समय तक नहीं है। व्यस्त हूं कहकर फोन काट दिया। सुगंधा ने दिलासा देते हुए कहा, वह इतने बड़े पद पर जो है, सचमुच किसी जरूरी काम में फंसा होगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूं। अगले दिन मूर्ति जी पूरे समय अपने बेटे के फोन का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई फोन नहीं आया। उन्होंने दुखी मन से अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारा बेटा इतना व्यस्त हो गया है कि अपने माता पिता की खैरियत जानने के लिए एक फोन तक नहीं कर सकता। तभी अचानक मूर्ति जी का मोबाइल बज उठा। सुगंधा ने खुश होकर कहा, देखिए, फोन आ गया। जरूर अजय का ही होगा। मेरा बेटा उतना बुरा भी नहीं है जितना आप उसे समझ रहे हैं। मूर्ति जी ने फोन उठाया, लेकिन वह फोन अजय का नहीं, बल्कि उनके एक पुराने दोस्त वर्मा का था। वर्मा ने पूछा, हाँ मूर्ति, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक है ना? वैसे कल तुम पार्टी में क्यों नहीं आए? मूर्ति जी ने हैरान होकर पूछा, पार्टी? कौन सी पार्टी? वर्मा ने कहा, अरे मूर्ति, तुम भी क्या बात करते हो? कल तुम्हारे बेटे और बहू की शादी की सालगिरह थी ना? उन्होंने शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाकर एक शानदार पार्टी दी थी। क्या तुम लोग वहां नहीं गए थे? मुझे तो किसी और दोस्त के जरिए यह बात पता चली। यह सुनते ही मूर्ति जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे कुछ पल के लिए अवाक रह गए। वर्मा ने फोन पर कहा, हेलो मूर्ति, क्या हुआ? सुन रहे हो ना? मूर्ति जी ने खुद को संभालते हुए झूठ कहा, हाँ वर्मा, बच्चों ने बुलाया तो था, लेकिन कल मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था, इसलिए मेरा जाने का मन नहीं हुआ। वैसे भी हम लोग बाहर का खाना पीना पसंद नहीं करते, इसलिए हम नहीं गए। वर्मा ने कहा, मानना पड़ेगा मूर्ति जी, आज आपका बेटा जिस मुकाम पर है, वह सब आपकी बरसों की कड़ी मेहनत और त्याग का ही नतीजा है। आपने उसे शहर के इतने बड़े बड़े अफसरों और मंत्रियों के साथ उठने बैठने के काबिल बनाया है। वर्मा से बात खत्म होने के बाद सुगंधा ने पूछा, आप फोन पर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे थे? कल तो आपके सिर में कोई दर्द नहीं था। मूर्ति जी ने भारी आवाज में कहा, कल हमारे बेटे और बहू की शादी की सालगिरह थी सुगंधा। उन्होंने हमारे शहर के बड़े बड़े अफसरों को एक 5 स्टार होटल में पार्टी दी थी। इसीलिए अजय के पास कल हमसे बात करने का समय नहीं था। यह सुनकर सुगंधा हैरान रह गई और बोली, अच्छा, तो कल अगस्त की 12 तारीख थी। हम यह बात कैसे भूल गए? शायद इसीलिए बच्चे हमसे नाराज होंगे और उन्होंने फोन नहीं किया। मूर्ति जी ने कड़वाहट के साथ कहा, तुम हर बात में उन्हें सही साबित करना बंद करो सुगंधा। क्या हम विश करना भूल गए तो बेटा अपनी माँ और बाप को पार्टी में बुलाना भी भूल जाएगा? असल सच यह है कि उन हाई सोसाइटी के लोगों के सामने हमें बुलाना हमारी बहू को पसंद नहीं था, और हमारा बेटा भी वही करता है जो उसकी पत्नी कहती है, इसीलिए अजय ने हमें नहीं बुलाया। वर्मा बता रहा था कि पार्टी में शहर के बहुत बड़े बड़े रईस और नेता आए थे। तभी मूर्ति जी के व्हाट्सएप पर वर्मा की तरफ से उस पार्टी की कुछ तस्वीरें और वीडियो आए। जब मूर्ति और सुगंधा ने उन्हें देखा तो वे दंग रह गए। सचमुच पार्टी में बड़े बड़े मंत्री और नामचीन हस्तियां शामिल थीं। इतना ही नहीं, बहू के माता पिता और उनके बाकी सारे रिश्तेदार वहां मौजूद थे। केक काटते समय बहू के माता पिता बिल्कुल उनके बगल में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन तस्वीरों को देखकर मूर्ति दंपति अंदर से टूट गए और खामोश हो गए। अगले 2 दिन घर का खर्च चलाना उनके लिए बेहद मुश्किल भरा रहा। तीसरे दिन मूर्ति जी की पेंशन आई। वे सबसे पहले सब्जियों के पैसे चुकाने के लिए मार्केट गए।
पैसे देने के बाद लौटते समय वे दुकान से सुगंधा के पसंदीदा फल खरीदकर घर ले आए। सुगंधा ने फल देखकर कहा, इस तंगी में इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? मूर्ति जी ने कहा, पेंशन आ गई है, इसलिए ले आया। तुम बस इन्हें खाओ। दिन बीतते रहे। एक सुबह जब मूर्ति जी वॉक से लौटकर घर आए तो उन्होंने देखा कि सुगंधा अभी तक बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। उन्होंने पास जाकर पूछा, क्या बात है सुगंधा, तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुगंधा ने कराहते हुए कहा, पता नहीं क्यों, आज फिर मेरे सीने में बहुत तेज जलन और दर्द हो रहा है। मूर्ति जी ने चिंता जताते हुए कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि एक बार किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन तुम कभी मेरी बात सुनती ही नहीं। पैसों के खर्च के बारे में सोचकर अपनी सेहत से खिलवाड़ मत करो सुगंधा। चलो आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं, नहीं तो मैं डॉक्टर को घर ही बुला लेता। वे जबरदस्ती सुगंधा को पास के एक फैमिली डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सुगंधा की जांच की और गंभीर होते हुए कहा, मूर्ति जी, इनकी हालत ठीक नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि तुरंत इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप इन्हें किसी बड़े अस्पताल में ले जाइए, यही मेरी सलाह है। यह सुनकर मूर्ति जी गहरी चिंता में डूब गए, क्योंकि बड़े अस्पताल का मतलब था बहुत बड़ा खर्चा। वे सुगंधा को लेकर घर आ गए और तुरंत अपने बेटे अजय को फोन लगाया। करीब 5-6 बार रिंग होने के बाद अजय ने फोन उठाया। हेलो पिताजी, कहिए कैसे हैं? मैं बहुत दिनों से आपसे बात करने की सोच रहा था, पर समय ही नहीं मिल पा रहा था। मूर्ति जी ने कहा, मैं तो ठीक हूँ अजय, लेकिन तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अजय ने पूछा, क्या हुआ माँ को? उसे पिछले कई दिनों से सीने में दर्द की शिकायत थी। आज जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने किसी बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा है, लेकिन बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मूर्ति जी ने बेबसी से कहा। अजय ने तुरंत कहा, ठीक है पिताजी, आप माँ को शहर के कल्याणी हॉस्पिटल ले जाइए, मैं वहां बात कर लेता हूँ। मूर्ति जी ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन कल्याणी हॉस्पिटल तो शहर का सबसे बड़ा और महंगा अस्पताल है। वहां शुरुआती जांच के लिए भी तुरंत पैसों की जरूरत पड़ेगी ना? अजय ने खींचते हुए कहा, आप उन सब बातों की चिंता क्यों कर रहे हैं पिताजी? आप बस हॉस्पिटल पहुंचिए और मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं वहां मैनेजमेंट से बात कर लूंगा। अभी मैं रखता हूं, ऑफिस में बहुत काम है। और अजय ने फोन काट दिया। मूर्ति जी फोन पर हेलो हेलो करते रह गए, लेकिन दूसरी तरफ से फोन कट चुका था। वे बेहद असहाय महसूस करते हुए कुर्सी पर बैठ गए। उधर अजय के बंगले पर उसकी पत्नी मोहिनी ने कहा, अजय, तुम्हारे पास माँ की तबीयत के बारे में बात करने का तो समय है, लेकिन 2 दिन पहले जब तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था, तब तुम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिजी थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वे तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। खैर, उनकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बहुत इमरजेंसी है। अजय ने चौंक कर कहा, क्या? तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? और 2 दिन पहले पिताजी ने भी फोन करके माँ की बीमारी के बारे में बताया था, लेकिन काम के चक्कर में मैं पैसे भेजना ही भूल गया। उसने तुरंत अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी निकालो, हमें तुरंत निकलना होगा। मोहिनी ने पीछे से कहा, तुम ड्राइवर के हाथ पैसे भिजवा दो ना, तुम्हारा खुद वहां जाना क्या जरूरी है? लेकिन अजय इस बार नहीं रुका। मैं अपनी माँ को देखने जा रहा हूँ। उसने पिताजी को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति जी का नंबर लगातार व्यस्त आ रहा था। वह तुरंत गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर बाद मूर्ति जी के घर के सामने एक बड़ी कार आकर रुकी। अजय कार से उतरा और दौड़ते हुए घर के अंदर गया। वहां मूर्ति जी अपने दोस्त भूषणम के साथ बैठे थे। अजय ने अंदर जाते ही कहा, पिताजी, आप कैसे हैं? और उसने अपनी जेब से 1000 रुपये निकालकर पास की टेबल पर रख दिए। फिर टेबल पर रखे फोन की तरफ देखते हुए कहा,
पिताजी, मैं रास्ते में आपको लगातार फोन कर रहा था, लेकिन आपका फोन बिजी आ रहा था। क्या आपका मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा है? मूर्ति जी ने खाली आंखों से अजय की तरफ देखा और कहा, अजय, मैंने तुम्हारी पत्नी के नंबर पर भी पिछले 2 दिनों में कम से कम 20 बार फोन किया था, ताकि तुमसे बात हो सके। अगर यकीन नहीं है, तो मेरा मोबाइल देख लो। अजय ने बगलें झांकते हुए कहा, शायद मोहिनी का फोन स्विच ऑफ रहा होगा पिताजी। खैर, आप ये मिठाई खाइए, मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं अब कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया हूं। फिर वहां खड़े भूषणम अंकल की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, आप भी मिठाई लीजिए। इसके बाद उसने अंदर की तरफ आवाज दी, मां, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारी पसंदीदा मिठाई लाया हूं और तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। मूर्ति जी ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, अजय, सुगंधा इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। यह सुनते ही अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सन्न रह गया। मूर्ति जी ने रोते हुए कहा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी सुगंधा मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। अजय ने हकलाते हुए कहा, पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? तभी पास खड़े भूषणम जी ने आगे बढ़कर कहा, अजय, तुम्हारे पिता तुम्हारी बात पर भरोसा करके तुम्हारी मां को कल्याणी हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन वहां के स्टाफ ने एडवांस पैसे जमा किए, बिना तुम्हारी मां को एडमिट करने से साफ मना कर दिया। तुम्हारे पिताजी अस्पताल प्रबंधन के सामने हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। उसी वक्त उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को कई बार फोन किया, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने फोन नहीं उठाया, और इसी बीच जो नहीं होना था वह अनर्थ हो गया। तुम्हारी मां ने अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ दिया। यह सब सुनकर अजय एक जिंदा लाश की तरह जड़ खड़ा रह गया। उसकी लापरवाही ने उसकी मां की जान ले ली थी। जब अजय ने रोते हुए पूछा कि मां का शव कहाँ है, तो मूर्ति जी ने कड़े लहजे में कहा, मैंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया है। आज 2 दिन हो चुके हैं। मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इत्तला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम लोगों ने फोन उठाना गंवारा नहीं समझा। आखिरकार मेरे पड़ोसियों और दोस्तों ने मेरी मदद की। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अपने ये पैसे उठाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। अजय बेहद मायूस होकर अपने बंगले पर लौटा और मोहिनी को सारी बात बताई। उसने रोते हुए कहा, पिताजी ने मुझे मां का आखिरी दीदार तक नहीं करने दिया। मोहिनी ने अचरज से कहा, लेकिन ससुर जी ने इतनी जल्दी अंतिम संस्कार क्यों कर दिया? और आखिर मैंने जानबूझकर फोन थोड़े ही न काटा था। मुझे लगा कोई अननोन नंबर है। मुझे क्या पता था कि वह ससुर जी का नंबर है। अजय ने उसे अपने फोन के मिस्ड कॉल दिखाए, पर अब पछताने से क्या होने वाला था। 2 दिन बीत गए। एक सुबह मोहिनी के पिता का फोन आया। मोहिनी ने फोन उठाया तो उसके पिता ने घबराए हुए लहजे में कहा, मोहिनी, जल्दी से टीवी चालू करो और कोई न्यूज चैनल लगाओ। मोहिनी ने पूछा, लेकिन पिताजी, बात क्या है? उसने तुरंत टीवी ऑन किया और सामने चल रही फ्लैश न्यूज देखकर उसके होश उड़ गए। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार पर अपनी ही मां की हत्या का आरोप। समय पर इलाज न मिलने के कारण हुई मां की मौत। पिता की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का दिया कड़ा आदेश। न्यूज देखकर अजय और मोहिनी के होश उड़ गए। तभी टीवी पर रिपोर्टर मूर्ति जी का इंटरव्यू दिखा रहा था। रिपोर्टर ने पूछा, मूर्ति जी, आपकी पत्नी की मौत तो हार्ट अटैक से हुई है, फिर आपने अपने सगे बेटे पर हत्या का मुकदमा क्यों दर्ज कराया? मूर्ति जी ने कैमरे के सामने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, हाँ, यह हत्या ही है। मेरे बेटे की लापरवाही ही मेरी पत्नी की मौत का कारण है। अगर सही समय पर पैसे मिल जाते या उसने फोन उठा लिया होता तो आज मेरी पत्नी जिंदा होती। आज हमारे समाज में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिन्हें उनके बच्चे इसी तरह अकेला और बेसहारा छोड़ देते हैं। ऐसे लापरवाह बच्चों को सबक सिखाने के लिए ही मैंने यह कदम उठाया है।
मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। यह सब देखकर अजय और मोहिनी सन्न रह गए। तभी अजय के फोन की घंटी बजी। उसने तुरंत अपने पिता को फोन लगाया और रोते हुए पूछा, पिताजी, यह सब क्या है? आप अपने ही बेटे के खिलाफ कोर्ट चले गए। मूर्ति जी ने कहा, अजय, जब मैं तुम्हें फोन कर रहा था तब तुम्हारे पास बात करने का समय नहीं था। अब जो भी बात होगी सीधे अदालत में होगी। और उन्होंने फोन काट दिया। वे कुर्सी पर बैठकर अपनी पत्नी को याद कर आंसू बहाने लगे। इस खबर के फैलते ही सरकार ने अजय को कैबिनेट सेक्रेटरी के पद से सस्पेंड कर दिया। मूर्ति जी ने अपनी तरफ से केस लड़ने के लिए एक काबिल वकील नियुक्त किया। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। जज ने सबसे पहले मूर्ति जी से पूछा कि क्या वे कुछ कहना चाहते हैं। मूर्ति जी ने अपने फैमिली डॉक्टर को गवाह के तौर पर पेश किया। डॉक्टर ने कटघरे में आकर कहा, जज साहब, सुगंधा जी को जब मूर्ति जी मेरे पास लाए थे तब उन्हें एक माइल्ड हार्ट अटैक आया था। मैंने स्थिति को देखते हुए तुरंत उन्हें किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी थी। इसके बाद मूर्ति जी ने कल्याणी अस्पताल के रिसेप्शनिस्ट को गवाह के रूप में बुलाया। रिसेप्शनिस्ट ने अदालत में कबूल किया, हाँ जज साहब, मूर्ति जी अपनी पत्नी को लेकर आए थे, लेकिन अस्पताल के नियमों के मुताबिक बिना एडवांस पैसे जमा किए हम किसी को एडमिट नहीं कर सकते थे। मूर्ति जी ने हमसे कहा था कि उनका बेटा एक बड़ा आईएएस ऑफिसर है और वह सुबह आकर सारे पैसे चुका देगा। हमने उनसे कहा कि वे अपने बेटे से हमारी बात करवा दें, लेकिन मूर्ति जी ने बहुत बार फोन लगाया पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पैसे न जमा होने के कारण हम इलाज शुरू नहीं कर पाए और अस्पताल से बाहर ले जाते समय रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। यह सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। अजय के वकील ने जिरह करते हुए कहा, मूर्ति जी, आपको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था या अपने बेटे को बार बार फोन करना चाहिए था। आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की? शायद आपकी लापरवाही से ही उनकी जान गई है। मूर्ति जी ने चिल्लाते हुए कहा, झूठ, यह सरासर झूठ है। मैंने दर्जनों बार फोन किया था। जब सुगंधा की हालत बेहद बिगड़ने लगी तब मैं उसे सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए निकला था, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने अगली सुनवाई के लिए 5 दिन बाद की तारीख तय की। अजय गुस्से और शर्म से अपने पिता की तरफ देखता हुआ कोर्ट से बाहर निकल गया। 5वें दिन जब दोबारा सुनवाई शुरू हुई तो जज ने मूर्ति जी से पूछा, मूर्ति जी, आप इस केस के जरिए आखिर अपने बेटे से क्या चाहते हैं? आपकी मांग क्या है? मूर्ति जी ने मजबूती से कहा, जज साहब, मुझे मेरे बेटे से 3 करोड़ रुपए का मुआवजा चाहिए। यह सुनकर पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया। जज ने पूछा, आप इतनी बड़ी रकम क्यों मांग रहे हैं? मूर्ति जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, जज साहब, यह 3 करोड़ रुपए कोई जुर्माना नहीं है। यह वह खर्च है जो मैंने अपने बेटे को बचपन से पाल पोसकर बड़ा करने और उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए किया था। जब यह छोटा था तो इसकी पढ़ाई और आईएएस की कोचिंग के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे अपनी पैतृक गांव की जमीन बेचनी पड़ी थी। अगर वह जमीन आज हमारे पास होती तो उसकी कीमत करोड़ों में होती। मैंने लाखों का लोन लिया, जिसकी किश्तें और ब्याज मैं अपनी पेंशन से आज तक चुका रहा हूं। अपनी क्षमता न होने के बावजूद मैंने पेट काटकर अपने बेटे को आईएएस अफसर बनाया, लेकिन अफसर बनते ही वह अपनी मां और मुझे इस पुराने घर में सड़ने के लिए छोड़कर अपनी पत्नी के साथ आलीशान बंगले में रहने चला गया। वह अपनी हर जिम्मेदारी से भाग गया। हम तरसते थे अपने इकलौते बेटे की आवाज सुनने के लिए, उसे एक नजर देखने के लिए। उन्होंने आगे कहा, सुगंधा हर पल इसी गम में घुटती रहती थी कि उसका बेटा उसे भूल गया। उसके दिल का यह दर्द भी उसकी मौत की एक बड़ी वजह है। जज साहब, बच्चे बड़े होकर माता पिता को क्यों भूल जाते हैं?
जो माता पिता दिन रात एक करके उन्हें पालते हैं, वे आखिर में अपने ही बच्चों से बात करने के लिए भीख क्यों मांगते हैं? मूर्ति जी की बातें सुनकर कोर्ट में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। जज साहब ने भी भावुक होकर अंतिम फैसले के लिए अगली तारीख दी और चले गए। घर लौटने के बाद अजय ने मोहिनी से कहा, हमें पिताजी को पैसे देने ही होंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मोहिनी ने पैर पटकते हुए कहा, मैं एक पैसा भी देने के पक्ष में नहीं हूं। तुम्हारे पिता ने हमारी इज्जत सरेबाजार नीलाम कर दी है। ऐसे इंसान को हम एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तभी मोहिनी के पिता ने बीच में दखल देते हुए कहा, अजय दामाद जी, मेरे पास इस मुसीबत से निकलने का एक बहुत शानदार आइडिया है। उन्होंने अपना प्लान अजय को समझाया, जिसे सुनकर मोहिनी का चेहरा खुशी से खिल उठा। आखिरकार अंतिम फैसले का दिन आ गया। कोर्ट परिसर के बाहर भारी मात्रा में मीडिया मौजूद थी। मूर्ति जी मीडिया के कैमरों के सामने आए और बोले, मैं आप सबके सामने सच बयान करना चाहता हूं। इस पूरे मामले में मेरे बेटे और बहू की कोई गलती नहीं है। मैंने सिर्फ पैसों के लालच में आकर और उन्हें बदनाम करने के लिए यह झूठा केस दर्ज कराया था। पास ही खड़े अजय और मोहिनी के चेहरे पर जीत की मुस्कान तैर गई, लेकिन तभी मूर्ति जी अचानक पलटे और उन्होंने पूरे जोश के साथ अजय के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मीडिया के लोग अवाक रह गए। मूर्ति जी ने कहा, कल रात इस लड़के ने मेरे घर आकर मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मीडिया के सामने यह नहीं कहा कि यह सब मैंने पैसों के लिए किया है, तो इसकी नौकरी चली जाएगी। इसने मुझसे कहा था कि जैसा यह कह रहा है वैसा ही बोलूं, वरना यह मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने तब हाँ कह दिया था, लेकिन आज मैं इस समाज के सामने इसका असली चेहरा बेनकाब करना चाहता हूं। ऐसा कहकर मूर्ति जी ने अपने मोबाइल का बटन दबाया और अजय की वह पूरी धमकी भरी रिकॉर्डिंग मीडिया के सामने प्ले कर दी। मूर्ति जी ने कड़क आवाज में कहा, तुमने क्या सोचा था अजय? माता पिता हमेशा बच्चों के सामने झुक जाएंगे। क्या हम इतने बेसहारा और कमजोर हैं? सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने के कारण अजय को स्थायी रूप से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए अजय को आदेश दिया कि वह अपने पिता को तुरंत 3 करोड़ रुपए का भुगतान करे। मूर्ति जी ने अपने बेटे से मिले उन 3 करोड़ रुपए से शहर में एक बहुत बड़ा और आधुनिक वृद्धाश्रम बनवाया और उसका नाम अपनी पत्नी की याद में सुगंधा आश्रम रखा। आज उस आश्रम में सैकड़ों बेसहारा बुजुर्गों को छत और सम्मान की जिंदगी मिली है। दूसरी तरफ नौकरी जाने के बाद अजय और मोहिनी एक छोटे से किराए के मकान में तंगहाली की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हिंदी वॉयस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही एक नई कहानी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।